माँ जी, आज फिर से मेरी बहन की शादी में जाना था, लेकिन सुधा कह रही है कि घर का काम कौन करेगा। मैं क्या करूं? यहाँ तो दो दो सास है। आप तो कुछ कहती नहीं, और एक ये है कि सर पर चढ़ी रहती है। अरे बेटा, तू भी ना रमा। तेरे जाने से घर का काम रुक तो नहीं जाएगा। तू जा, मैं देख लूंगी। वैसे भी तू ब्याह कर नहीं आई थी, तब भी तो घर चलता था। क्या रे सुधा, क्यों हमेशा इस पर ऑर्डर झाड़ती है? ये तेरी देवरानी है, कोई तेरे ऑफिस की कलीग नहीं है जो तेरे डर में काम कर रही हो। भला है कि ये वो नहीं है, नहीं तो पहले दिन ही नौकरी से निकाल देती। खैर माँ जी, आप भी ना देखिए, ये रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकलना चाहती है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, फिर आकर घर का काम भी देखती हूँ। इसे तो कुछ करना चाहिए ना। छोटी है, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी समझे। सुधा दीदी, मैं भी घर का काम करती हूँ, लेकिन कभी कभार मायके भी जाना चाहती हूँ। अभी शादी हुई है मेरी, एकदम से मायका तो नहीं छोड़ दूंगी। अरे तो काम छोड़कर जाओगी क्या? रसोई कौन संभालेगा, कपड़े कौन धोएगा? मैं घरेलू नहीं हूँ, मुझसे नहीं होते इतने काम। तभी तो तुझे लाया गया इस घर में, वरना देवर जी तो और पढ़ना चाहते थे। हमें क्या पता था एक और काम चोर आ जाएगा। सुधा की बात सुनकर रमा का दिल भर आया। जिठानी रोज ऑफिस जाती और घर आकर भी उससे काम करवाती। कभी रसोई संभालने को कहती, कभी कपड़े धोने को। रमा को लगता कि जिठानी उसे नौकरानी समझती है। इस बात से परेशान होकर रमा ने फैसला किया कि वो भी नौकरी करेगी। उस रात रमा अपने कमरे में रो रही थी। विमल काम से आया तो उसने रमा को रोते देखा। रमा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? यार, अभी अभी शादी हुई है, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। प्लीज बताओ क्या हुआ। आप नहीं समझेंगे। फिर रमा रोते रोते सारी बात बताती है। विमल जी, सुधा दीदी मुझसे दिन भर काम करवाती है। मैं सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी रहती हूँ, पर कपड़े धोना, बर्तन मांजना सब मुझे करना पड़ता है। मैंने घर का काम करना है, लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों? वो भी तो घर की बहू है ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कल मेरी बहन की शादी में जाना था, लेकिन सुधा दीदी ने कहा घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं जा नहीं सकी। मुझे लगता है सुधा दीदी ना मुझे नौकरानी समझती है, क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ, कमाती नहीं हूँ। अरे रमा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात है। वो हमेशा कहती रहती है मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ, और तू घर में बैठी रहती है। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। कॉमर्स से मैं भी काम कर सकती हूँ। मुझे लगता है जब तक मैं कमाऊंगी नहीं, तब तक घर में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। अरे रमा, तो रो मत। अगर नौकरी करना चाहती है तो कर। कल से नौकरी की तलाश शुरू करते ना, अभी तो हंस दे यार। अगले रोज, माँ जी, मैं भी नौकरी करूंगी। तभी वहां जेठानी भी आती है। अरे वाह, अब तू भी नौकरी करेगी? देखते हैं कितने दिन चलती है तेरी नौकरी। दीदी, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन काम करने से डरती नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद रमा को पता चला कि उसकी कंपनी में जहां सुधा काम करती है, वहां मैनेजर का पद खाली है। रमा ने बिना किसी को बताए वहां अप्लाई किया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे नौकरी मिल गई, और वो भी मैनेजर के पद पर। अरे रमा, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मैं यहाँ काम करती हूँ, नई मैनेजर हूँ यहाँ की। है? तू यहाँ मैनेजर है? मतलब तू मेरी बॉस है? हाँ सुधा, अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। रमा, तू मेरी देवरानी है, मुझे दीदी बोल सकती है। नहीं सुधा जी, ऑफिस में आप मुझे मैम या बॉस बोलिए, घर की रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। अरे रमा, ये क्या बोल रही है? हम घर में साथ में रहते हैं ना। सुधा जी, ऑफिस अलग चीज है, यहाँ प्रोफेशनल बिहेवियर चाहिए। आप मुझे मैम बोलकर बात कीजिए। तू सच में चाहती है मैं तुझे मैम बोलूं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ मैं आपकी सीनियर हूँ, इसलिए प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए। सुधा को ये बात हजम नहीं हुई। घर में वो रमा को हुक्म चलाती थी, लेकिन ऑफिस में रमा उसकी बॉस बन गई थी। सुधा जी, ये फाइल कल सुबह तक कंप्लीट करके देना है। मैम, इतना काम एक दिन में कैसे होगा? घर जाकर काम भी करना है। ऑफिस में काम की बात हो रही है, घर की रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि ऑफिस कैसे चलाना है? कल की आई। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कीजिए, और तमीज में बात करिए, तू तानी, हाँ, नहीं तो दूसरी नौकरी देख लीजिए। ऑफिस में रमा ने सुधा को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसका टारगेट बढ़ा देती, कभी ज्यादा काम दे देती। सुधा को लगने लगा कि रमा घर का बदला ऑफिस में ले रही है। रमा, तू मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है ना? देख, मैं साफ बोल रही हूँ, बॉस ज्यादा से ज्यादा कुछ साल के लिए बनी है तू। जेठानी तो मैं तेरी जीवन भर रहूंगी, तो समझ कर चलना मेरे साथ। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जो बॉस का होता है, और धमकी देने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं तो बुलाऊं क्या सिक्योरिटी को? ऑफिस में धमकी दे रही है, बाहर फेंकवा सकती हूँ मैं, समझी?
अच्छा, तो तू घर का बदला ले रही है? देख, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, सुधर जा। सुधा जी, घर और ऑफिस अलग चीज है। यहाँ सिर्फ काम की बात होती है, यहाँ दफ्तर की बात होती है। चलिए जाइए, अपना काम करिए। एक दिन रमा ने सुधा को सबके सामने, बाकी कर्मचारियों के सामने खूब डांट लगाई। सुधा जी, आपका ये महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह क्या है, मैं जान सकती हूँ? अरे हाथ नहीं चलते, जबान ही चलती है क्या आपकी? मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्लाइंट्स राजी नहीं हो रहा है। मैंने कई और लोगों से बात की है, मुझे वक्त चाहिए। ये सब बहाना है, आप ठीक से काम नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूं? सब मैं करूं तो आपकी सैलरी भी मैं ही ना ले लूं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं यहाँ आपसे पहले से काम कर रही हूँ, ये ठीक नहीं है। अनुभव से कुछ नहीं होता, काम से होता है। आप काम करिए, बहानेबाजी नहीं। सभी लोगों के सामने इस तरह अपमान होने से सुधा बहुत गुस्से में आ गई और वो रमा के केबिन में जाती है, जहाँ कोई नहीं होता है। रमा, तू घर जाकर देख लेना, मैं तुझे बताऊंगी। यहाँ तू बॉस है ना, तो वहां मैं जिठानी। सुधा जी, धमकी दे रही हैं आप? अपने काम पर ध्यान दीजिए। सबके सामने बेइज्जती कराकर मन नहीं भरा, जो अकेले में भी आ गई 4 बातें सुनने। रमा, तूने हद पार कर दी है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करती है। पता है, हम परिवार की तरह रहते थे तेरे आने से पहले, लेकिन तूने। सुधा जी, ये ऑफिस है, परिवार ना ही बनाओ, काम पर ध्यान दो, सब समझ गए। अच्छा, आप भी मेरे काम करने के स्टाइल को समझ लीजिए। काम की बात है, ये तेरा घर का बदला है, तू जानती है मैं तेरी जेठानी हूँ। रमा ने अपने टेबल की फाइल उठाकर सुधा की तरफ फेंकी। ये लो अपनी जेठानी का दर्जा, और कहीं और जाकर नौकरी देखो, यहाँ आपका काम नहीं चलेगा। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, यहाँ मैं बॉस हूँ, आप एक कर्मचारी। सुधा रोते हुए घर पहुंची। उसके पति राज ने उसकी हालत देखी। सुधा, क्या बात है, रो क्यों रही है? देवर जी से पूछो। देवर जी, तुम्हारी पत्नी देखो कैसे ऑफिस में मेरी बेइज्जती करती है। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। ऑफिस में बदला लेती है, मैं उसकी जेठानी हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में कुछ नहीं समझती। आज तो उसने सबके सामने। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। रमा, तू सुधा के साथ ऑफिस में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शर्म नहीं आती? जेठानी है तेरी, हम एक परिवार के हैं। तुम जानती हो हमारे लिए उसकी नौकरी कितनी जरूरी है। भैया, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अब दीदी को गलत लग रहा है तो। अरे लेकिन वो तेरी जेठानी है, कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। भैया, घर में वो जेठानी है तो ऑफिस में मैं उनकी बॉस हूँ ना। रमा, ये रिश्ते नाते कहीं भी हो, उनकी कद्र करनी चाहिए। भैया, जब घर में मेरी कद्र नहीं थी तो ऑफिस में मैं क्यों करूं? तब आपकी ये नसीहत कहाँ थी? तब तो आपने नहीं बोला जब दीदी रोज मुझे रुलाती थी। उनकी आंसू आंसू, मेरे आंसू पानी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। फिर एक रोज सास ने दोनों बेटों को बुलाया। राज, विमल, तुम दोनों की पत्नियां गलत कर रही हैं, उन्हें समझाओ। रोज रोज की चिक चिक ठीक नहीं है। माँ, रमा तो सुधा को परेशान कर रही है ऑफिस में। हाँ माँ, लेकिन सुधा भी तो घर में रमा को परेशान करती थी। हम दोनों भाइयों की बात इस मसले पर हो गई है, आप चिंता न करें। तुम दोनों ने इन्हें बिगाड़ दिया है, अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो माँ, हम क्या करें? ये दोनों अपने अपने अहंकार में अंधी हो गई है। पहले तो हमें ये सही लगती थी, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो कहेंगे तू भी चुप रह माँ। माँ, मुझे लगता है समय के साथ ये दोनों ठीक हो जाएंगी। एक दिन रमा की माँ घर आई। उन्होंने सुधा को खूब सुनाया। अरे सुधा, तू क्या समझती थी, हमेशा मेरी बेटी को दबाती रहेगी? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो बस क्या गलत नहीं किया था? अरे जब मेरी बेटी नौकरी नहीं करती थी तो तू उसे कितना परेशान करती थी। माँ जी, वो घर का काम है, किसी को तो करना ही होगा ना। तो अब देख, ऑफिस में मेरी बेटी तेरा कैसा हाल कर रही है। मैं तो खुश हूँ, बड़ा रुलाया तूने मेरी बेटी को, अब समझ में आ रहा है? अरे पर माँ जी, अब वो ज्यादती कर रही है। ज्यादती? तूने जो मेरी बेटी के साथ किया वो क्या था? तभी वहां सास भी आ जाती है और रमा की माँ को साफ साफ कह देती है कि वो उनके घर का मामला है, वो बीच में ना पड़े। ये सुनकर वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन पड़ोसन सुनीता भी सुधा के पास आई। सुधा, मैंने सुना है तेरी देवरानी तेरी बॉस बन गई है। हाँ, और वो ना मुझे बहुत परेशान करती है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है, जेठानी को देवरानी के नीचे काम करना पड़ रहा है। अरे दीदी, मुझे बहुत शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन पता है ना पैसे की जरूरत कितनी है। वैसे आप बताइए कैसे आना हुआ? सुधा, वो क्या है ना, मेरे पति की नौकरी चली गई है, तो एक काम करना, मेरे पति की भी नौकरी लगवा दे रमा से कहकर प्लीज। दीदी, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती,
और अपने पति को तो कम से कम ऐसी बॉस के अंडर में काम ना करने दो। अरे तू उसकी जिठानी है, कुछ तो इज्जत करेगी। दीदी आजकल वो किसी की नहीं सुनती। उसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन सुधा तुझे पता है तू कितनी छोटी लग रही है, अपनी ही देवरानी के नीचे काम कर रही है। सुनीता की बात सुनकर सुधा को और बुरा लगा। ऑफिस में एक दिन चपरासी रामू ने सुधा को समझाया, मैम आप बॉस से पंगा मत लीजिए। रामू वो मेरी देवरानी है, तू तो कब से जानता है मुझे, तुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ? मैम घर में वो आपकी देवरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ वो आपकी बॉस है। तुम भी उसका साथ दे रहे हो? नहीं मैम, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ऑफिस में बॉस से लड़ाई ठीक नहीं। तो क्या करूं मैं, चुप रहूं? मैम आप अपना काम ठीक से कीजिए ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। महीनों बाद भी हालात नहीं सुधरे। एक दिन सुधा परेशान होकर सास के पास गई। माँ जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, रमा मुझे ऑफिस में बहुत सताती है। क्यों बेटा क्या हुआ? माँ जी वो मेरा प्रमोशन रोक देती है, इंक्रीमेंट नहीं होने देती, सबके सामने डांटती है। अरे अरे ये तो बहुत गलत बात है। माँ जी क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बेटा तू तो हमेशा जिठानी रहेगी। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि ऑफिस में वो न जाने कितना वक्त तुम्हारी बॉस रहे, लेकिन जिंदगी भर तो तू ही जिठानी रहेगी। तो क्या करूं मैं? तू बस उससे डरना बंद कर दे। जब तू ऑफिस में जिठानी पना दिखाएगी तब जाकर वो सुधरेगी। लेकिन माँ जी वो मेरी बॉस है। बॉस है तो क्या हुआ, रिश्ता तो रिश्ता होता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ी गलती के कारण रमा के ऊपर की बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे बुलाया। रमा तुमने ये क्या किया? इस रिपोर्ट में कितनी गलतियां हैं? सर वो मैं नहीं हूं ना, इसलिए हो गई होंगी। नहीं हो तो क्या हुआ, काम तो सही करना चाहिए। तुम्हारी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। सुधा जो पास में खड़ी थी वो रमा के बचाव में आई। सर प्लीज रमा को इतना मत डांटिए, वो भी नहीं है, कुछ दिन का टाइम दीजिए, वो सीख जाएगी। सुधा तुम इसके बचाव में क्यों आ रही हो? सर रमा मेरी देवरानी है और बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए उससे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। रमा पहली बार सुधा की तरफ प्यार से देखती है, लेकिन सुधा कुछ नहीं कहती। उसे रमा से जरा भी लगाव नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रमा भी परेशान थी। उसका पति विमल भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। सुनिए ना, क्या हो गया आपको, आप पहले जैसे नहीं रहे। रमा तो भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? भाभी ने मुझे बच्चे जैसा प्यार किया है। पर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। गलत नहीं कर रही? अरे वो तेरी जिठानी है, कुछ तो इज्जत कर। जब घर में मेरी इज्जत नहीं थी तो अब मैं क्यों करूं? रमा ये गलत बात है। रिश्ते नाते कहीं भी हो उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तू बदला ले रही है रमा, ये अच्छी बात नहीं है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दिन पर दिन घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। सास ने दोनों को समझाने की कोशिश की। रमा सुधा तुम दोनों गलत कर रही हो। माँ जी मैंने क्या गलत किया? तूने रमा को घर में परेशान किया था ना? हाँ माँ जी, जिठानी ने मुझे बहुत सताया था। और तू अब उसे ऑफिस में परेशान कर रही है। माँ जी मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। काम कर रही है या बदला ले रही है? माँ जी मैं तुम दोनों की गलती है। सुधा तूने घर में रमा को परेशान किया और रमा तू अब ऑफिस में उसे परेशान कर रही है। तो माँ जी क्या करें? अब तुम दोनों को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। माँ जी लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों बहू हो मेरी और एक ही घर में रहना है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रमा को लगा अकेले वो इसे पूरा नहीं कर सकती। सुधा दीदी मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी तक तो तुम मुझे परेशान कर रही थी, अब मदद चाहिए? दीदी प्लीज, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। रमा तूने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था। दीदी मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो अब एहसास हो रहा है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर गलत किया है। रमा तुझे सच में सॉरी फील हो रहा है? हाँ दीदी सच में सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधा का दिल पिघल गया, वो भी अपनी गलती समझ गई। रमा मैं भी सॉरी हूँ, मैंने घर में तुझे बहुत परेशान किया था। नहीं दीदी गलती मेरी है, मैंने बदला लिया। नहीं रमा गलती हम दोनों की है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिल गई। उस दिन घर आकर दोनों ने सास से कहा, माँ जी मैंने सुधा दीदी से माफी मांग ली है और मैंने भी रमा से सॉरी कह दिया है। यह हुई ना बात, अब तुम दोनों फिर से बहनों की तरह रहो। माँ जी हम दोनों ने तय किया है कि अब घर और ऑफिस दोनों जगह प्यार से रहेंगे। हाँ माँ जी, रिश्ते से बड़ी कोई चीज नहीं होती।
बहुत अच्छी बात है। बेटियों, अब तुम दोनों खुश रहो। माँ जी, अब मैं घर का काम भी करूंगी और ऑफिस में भी दीदी का साथ दूंगी, और मैं भी अब रमा को परेशान नहीं करूंगी। अरे वाह, अब जाकर मेरे दिल को चैन मिला। उस रात घर में खुशी का माहौल था। दोनों बहुओं ने समझ लिया था कि रिश्तों की कीमत पद से कहीं ज्यादा होती है। अगले दिन ऑफिस में भी माहौल बदल गया था। रमा सुधा का ख्याल रखती और सुधा भी रमा का साथ देती। एक दिन रामू चपरासी ने कहा, मैम, अब तो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ रामू जी, अब हमने समझ लिया है कि रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं। बिल्कुल रमा, काम तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम आप दोनों ने। घर में भी अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करती और ऑफिस में भी एक दूसरे का साथ देती। सास खुश थी कि उसके दोनों बेटे भी खुश हैं। राज, विमल, देखो तुम्हारी पत्नियां कितनी अच्छी हैं। हाँ माँ, अब घर में शांति है। माँ, आपने बहुत अच्छा समझाया था दोनों को। बेटा, रिश्तों में कभी कभार गलतफहमी हो जाती है, लेकिन प्यार से सब ठीक हो जाता है। और इस तरह देवरानी जेठानी की लड़ाई प्यार में बदल गई। दोनों ने सीखा कि पद और पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। अरे तो उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। उनके सारे इमोशंस सिर्फ माँ के लिए ही है क्या? हमारे लिए कुछ भी नहीं है? हम कितनी कोशिश कर चुके हैं, पर ना वो खाना खाते हैं, ना चाय पीते हैं, ना किसी से बोलते हैं। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। लगता है अब हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जिससे पापा जी को ठेस भी ना पहुंचे और वो खुश भी रहने लगे। और ऐसा क्या करोगी तुम? 12 बजने वाले हैं। मैं पापा जी के लिए चाय बनाकर ले जाती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मम्मी जी ले जाया करती थी। मैं पापा जी से ज्यादा बोलती तो नहीं थी, लेकिन अब लगता है बोलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सीमा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सीमा कौशल्या की तरह ही एक कप में चाय लेकर आई और दूसरा कप खाली था। पापा जी, 12 बज गए हैं, ये रही आपकी चाय। चलिए आज आधी आधी चाय पीते हैं हम लोग। सीमा वहीं बैठ गई और एक कप की आधी चाय दूसरे कप में पलटने लगी। इस बार दीनानाथ ने उसे देखा। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी हर रोज 12 बजे ऐसे ही आपको चाय पिलाया करती थी ना। हाँ बहू, तो क्या तुम दूर से हम दोनों को देखती रहती थी? पहले ये चाय पकड़ी, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। सीमा ने जबरदस्ती दीनानाथ को चाय पकड़ा दी। दूर से अजय सब देख रहा था। पापा जी, आपको पता है, मैं आपकी और मम्मी जी के प्रेम के ऊपर एक नॉवेल लिख रही हूँ। ये 12 बजे चाय पीने वाली बात मुझे अजय ने बहुत पहले बता दी थी। मम्मी जी ने भी मुझे कई बार बताया। अच्छा, कौशल्या ने तुम्हें बताया था? अरे मम्मी जी आपके जैसे थोड़ी ना है, वो तो बहुत अच्छी थी। आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। वो मुझे सारी कहानियां बताया करती थी। नहीं वो वैसा नहीं है, मैं भी कौशल्या की तरह ही हूँ। वैसे क्या क्या बताया उसने तुम्हें? क्या बात है सीमा, पिताजी तो बहुत एक्साइटेड होकर तुम्हारी बातें सुनने लगे। वेल डन, कंटिन्यू। मम्मी जी ने मुझे एक बार बताया था कि शादी के पहले वो आपकी दुकान पर एक बार चाय पत्ती लेने आई थी। आप किसी किराने की दुकान पर शादी से पहले काम करते थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये बात भी तुम्हें बता दी कौशल्या ने? हाँ पापा जी, एक बार तो उन्होंने गुस्से में आपसे बोल दिया कि ये चाय पत्ती कितने दिनों तक चलेगी, इसकी क्या गारंटी है, इसमें स्वाद है या नहीं। अरे इसके आगे मैं बताता हूँ बहू। फिर मैं वो चाय पत्ती लेकर खुद उनके साथ उनके घर गया और अपने हाथों से चाय बनाकर उन्हें पिलाई। क्या बात है पिताजी, उस जमाने में भी आपके अंदर इतनी हिम्मत थी। अरे इसमें हिम्मत वाली क्या बात है बहू, उस समय कौशल्या मेरे लिए सिर्फ एक ग्राहक थी। अरे नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी उस समय सिर्फ आपके लिए ग्राहक नहीं थी। उस दिन चाय बनाने के बहाने आपने उनका घर देख लिया था। फिर जैसे ही दुकान की छुट्टी होती थी आप उनके घर के सामने पहुंच जाते थे। एक बार तो भारी बरसात में रात भर आप उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के सामने खड़े रहे। लेकिन मम्मी जी सुबह 4 बजे अपनी बालकनी में आई। और बहू कौशल्या ने तुम्हें ये सब भी बता दिया? हाँ नहीं तो क्या, मम्मी जी को पहले मैंने अपनी सहेली बना लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, और क्या क्या बताया? वो मैं आपको एक शर्त पर बताऊंगी। और मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ बहू, बताओ कैसी शर्त? पहले ये चाय पी लीजिए, उसके बाद हमारे साथ खाना खाइए। ठीक है बहू, मैं जल्दी से चाय खत्म कर लेता हूँ, तब तक तुम खाना बनाओ। ठीक है पापा जी। इतना बोलकर सीमा वहां से सीधा अजय के पास गई। शाबाश सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या सच में माँ ने तुम्हें इतनी गहरी गहरी बातें बता दी थी?
अरे नहीं अजय, दरअसल कल जब पापा जी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे ना, तो मैंने उनके कमरे की तलाशी ली थी। एक पुराने संदूक में मुझे मम्मी जी की पर्सनल डायरी मिली और मैंने उनकी पूरी डायरी पढ़ ली। लेकिन सीमा, किसी की डायरी पढ़ना तो गलत बात है। देखो, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें कोई रास्ता पता हो तो बता दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। फिलहाल मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, पिताजी आज बहुत खुश लग रहा है। देखो, चाय पीते पीते मुस्कुरा भी रहा है कितने दिनों बाद। सीमा तुरंत किचन में गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी नजर उसी पीतल वाली प्लेट पर गई। मम्मी जी इसी प्लेट में पापा जी को खाना खिलाया करती थी। जल्दी से इसे धो लेती हूँ, मैं भी इसी प्लेट में पापा जी को खाना खिलाऊंगी। सीमा ने उस प्लेट को अच्छी तरह से धो लिया। थोड़ी देर बाद खाना बन गया। चलो, खाना तैयार है, लेकर बाहर चलती हूँ। सीमा खाना लेकर खाने के टेबल पर आ गई। इस बार दीनानाथ जी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। बहू, मैंने चाय पी ली है, अब जल्दी से खाना लगाओ, उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे। पिताजी, मम्मी जी आपको इसी प्लेट में खाना खिलाती थी ना, मैं भी आपको इसी प्लेट में खाना खिलाऊंगी। क्या बात है बहू, तुम्हें तो मेरी हर पसंद की वैसी ही फिक्र है जैसे कौशल्या को हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपका फेवरेट गमछा प्रेस करके लाती हूँ। उसके बगैर भी तो आप खाना नहीं खाते। अजय को भी बुला लेती हूँ। अरे बहू, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया। थोड़ी देर बाद सीमा वो गमछा और अजय को लेकर वहां आई। ये लीजिए पिताजी, आपका फेवरेट गमछा, आप जल्दी से खाना खाइए। क्या बात है बहू, तुमने तो बिल्कुल कौशल्या जैसा ही स्वादिष्ट खाना बना दिया। आज पेट भर के खाऊंगा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब बहू की वजह से हुआ है। चलो बहू, तुम भी जल्दी से खाना खा लो, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है पापा जी। तीनों खुशी खुशी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद, चलो बहू, हम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ, फिर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है पापा जी, आप अपनी जगह जाकर बैठिए, मैं अब भी चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। थोड़ी देर बाद सीमा उसी जगह 2 हाफ कप चाय बनाकर लाई और दोनों फिर से बातें करने लगे। पापा जी, शादी के बाद आप सुबह जल्दी दुकान चले जाते थे ना, और दोपहर को 12 बजे वापस आते थे। तब मम्मी जी आपके लिए चाय बना कर लाती थी। आप दोनों चाय पीते पीते बातें करते रहते थे। मम्मी जी कहती थी कि बिना उनकी चाय के आपका खाना ही हजम नहीं होता था। बिल्कुल सही बात कही, पर बहू अब तो तुम्हारी चाय के बिना भी मेरा खाना हजम नहीं होगा। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अजय दूर से उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। अगले दिन 12 बजे। अरे बहू, 12 बजने वाले हैं, जल्दी से चाय लेकर आओ, मुझे और भी तुमसे बहुत कुछ जानना है। सीमा चाय लेकर तुरंत आ गई। ये लीजिए पिताजी आपकी चाय। थैंक यू बहू। अच्छा बहू, तुमको कौशल्या ने यह बात बताई थी कि जब अजय पैदा हुआ था उसके बाद हम दोनों मुंडन के लिए कहाँ गए थे और वहां पर कौन सी घटना हुई थी? अरे बिल्कुल पता है पापा जी, आप दोनों अजय जी का मुंडन कराने के लिए हरिद्वार गए थे। वहां पर कोई आपसे बहस करने लगा तो मम्मी जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। बिल्कुल सही कहा बहू, कोई मुझसे तेज आवाज में बात कर दे, ये कौशल्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। शाबाश सीमा, तुमने पिताजी को एक नई जिंदगी दे दी। याद है ना अपना वादा आपको, एक हाथ से लेना दूसरे से देना। जोशी का काम ना एक नंबर का होता है सासू माँ। एक बार आपकी बेटी मेरी पत्नी बन जाए उसके बाद तो आप राज करेंगी। उसके तो कहनी ही नहीं, पैसा शौहरत गाड़ी सब कुछ होगा आपके पास। आप तो बस ख्वाब देखने शुरू कर दीजिए, कुछ घंटे की तो बात है बस। अच्छा ठीक है। अरे जरा जोश लाइए बोली मैं मम्मी जी, अब लड़की की माँ शादी में इस तरह उतरे चेहरे के साथ रहेगी तो देखने वालों को शक नहीं हो जाएगा? बताइए, क्या बेकार में रिस्क मोल लेना। अच्छा रुकिए, ये पकड़िए 51,000 रुपया। अब जरा हल्का हुआ आपका मूड? दामाद जी, आप बिना कसम से पक्के बनिए हैं। जब आपको पता ही था मुझे क्या चाहिए तो पहले ही मेरा मूड ठीक कर देते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। एक बात तो मैं मानूंगी, आपका काम बिल्कुल चौकस होता है। ये बात हुई ना मम्मी जी, अब आई ना आपकी बोली में तर्राहट। वैसे दूल्हे के बारे में क्या करने आई थी आप? कहीं आपके दिमाग में कोई और खिचड़ी तो नहीं पक रही? अरे नहीं दामाद जी, हाथ गर्म हो गया और दिल ठंडा। अब चलिए, फेरों का वक्त निकला जा रहा है। एक सास अपने दामाद से बात कर रही थी लेन देन की, पर ऐसी वैसी लेन देन की नहीं, अपनी बेटी के लेन देन की।
पर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? खैर, प्यारी थी ही ऐसी। ये कहानी शुरू होती है आज से 26 साल पहले, जब प्रेमा की दोनों बहुएं पेट से थी। अरे दिन भर सोते ही रहोगे क्या? इसी सोने को लेकर तो तुम्हारी किस्मत सो गई है। अरे क्या हुआ मेहरबान? पता है माँ जी क्या कह रही हैं? बर्तन धोने हैं मुझे, वो भी ऐसी हालत में। क्यों? ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अरे तो इसमें बुरा क्या है पिंकी? नॉर्मल डिलीवरी होना तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है जिन औरतों का बच्चा ऑपरेशन से होता है उन्हें कम से कम 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और तुम्हें तो सुइयों से कितना डर लगता है। तुम 3-4 दिन कुछ खा भी नहीं पाओगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हो। और जो नॉर्मल डिलीवरी के कारण दर्द सहना पड़ेगा मुझे, उसका क्या? तुम तो चाहोगे ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि तुम्हारे पैसे बच जाए। यही तो फर्क है तुम में और जेठ जी में। एक जेठ जी है जो सुजाता भाभी को एक कदम नहीं चलने देते, और एक मैं हूं फूटे कर्म की, जिसे इस हालत में भी कुत्तों की तरह काम करना पड़ता है ताकि अस्पताल का बिल बचाया जा सके। अगर आपने भी जेठ जी की तरह कमाया होता तो जैसे सुजाता भाभी आराम कर रही हैं वैसे मैं भी आराम कर पाती। तुम ये घूम फिर कर पैसों पर क्यों आ जाती हो प्यारी? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है विनोद जी, आपका तो शुरू से यही रहा है। भगवान का नाम लो, लोगों का अच्छा करो और शांति से बैठे रहो, बाकी भगवान सब खुद कर देंगे। कर क्या दिया भगवान ने? आपकी भाभी को पहले ही 2 बच्चे हैं, उसके बाद भगवान ने फिर कोख हरी कर दी उनकी। और एक मैं हूं जिसे शादी के 6ठे साल के बाद मां बनने का योग आया है। ये किया भगवान ने। दुनिया हेरा फेरी से ही चलती है, पैसा फेंको तमाशा देखो। पर मेरी किस्मत में कहाँ पैसा फेंकना है। अगर जरा सी भी हेरा फेरी आपने भी करी होती तो आज हम यहाँ ना होते। अपनी छोटी बहू के कमरे से आवाज आती सुनकर प्रेमा उसके कमरे में जाती है। मेरा भगवान जानता है बहू कि मैंने पैसे का सोचा ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं नहीं धो सकती बर्तन? आज तक किसी काम के लिए मना किया है क्या मैंने? वो तो मैं देख रही हूं कि कुछ दिनों से तू चलना ही नहीं चाह रही। ऐसे तो आखिरी के दिनों में तुझसे तेरा खुद का शरीर भी नहीं संभाला जाएगा। और यही बात मैंने तेरी जेठानी जी से भी कही है। और पैसा होना ना होना सब किस्मत का खेल है। भले मेरे बड़े बेटे बहू के पास पैसे है, पर शांति मुझे विनोद के पास मिलती है। कितनी बार आया सनी मुझे ले जाने के लिए, पर मैं गई क्या? तो मुझे भेज दीजिए ना माँ जी वहां। समझा इसे विनोद, ऐसे अपनी बड़ी बहू के घर पर इसे कैसे भेज दूं मैं? पर प्यारी का मन तो आलीशान घर को ही ढूंढता था जो उसकी जिठानी का था, और जानबूझकर वो बात का बतंगड़ बना देती है ताकि गुस्से में घर से निकलने का मौका उसे मिल जाए। और तमतमाती हुई वो घर से निकलकर सीधा अपनी जिठानी के घर पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओहो, फिर से विनोद भैया से लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी? अब सबकी किस्मत आपकी तरह तो है नहीं भाभी कि पति हाँ में हाँ भरे। खैर कोई बात नहीं, मैं कह रही थी कि जरा कमर सीधी कर लूं। और प्यारी अपनी जेठानी के कमरे में जाकर टीवी चालू करके आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। ये जिंदगी मेरी होती अगर इस घर के बड़े बेटे से मेरी शादी हुई होती, पर नहीं। एक बार पिताजी ने रिश्ता भेजने में देरी कर दी और दूसरी बार विनोद जी ने होशियारी करने में। अगर वो भी अपने माँ बाप की सेवा से ज्यादा कमाने में दिमाग लगाते तो आज मुझे 2 कमरे के ससुराल में ना रहना पड़ता। बेचारा मेरा छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आएगा और अपने भाई बहन को इस अमीरी में पलता देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। पहले जब बच्चा नहीं ठहर रहा था तब उस बात का गम था। अब जब बच्चा होने वाला है तो लग रहा है काश ये बच्चा पैदा ही ना हो। पर भगवान ने जिसका पैदा होना लिख दिया है उसके जन्म को कौन ही रोक सकता है। और ठीक 2 महीने बाद प्रेमा की दोनों बहुएं एक एक बेटियों को जन्म देती है। सुजाता की बेटी का एक पैर खराब था, पर सुजाता को इस बात की खुशी थी कि भगवान ने उसे एक बेटी दी, और दूसरी तरफ प्यारी अपनी स्वस्थ बेटी को देखकर दुखी हो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और प्यारी की बेटी पिंकी क्लास 6 में चली जाती है। मम्मी टिफिन दे दो ना, मैं इतने दिनों से टिफिन लेकर नहीं जा रही, इसलिए मेरी मैम मुझे बार बार क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। बताओ बहू, बेचारी बच्ची को तुम टिफिन बनाकर क्यों नहीं देती? आपको अपनी पोती पर लाड आ रहा है तो आप ही इसे टिफिन बनाकर दे दीजिए माँ जी। पहले तो आप लोग मुझे बच्चा करने के लिए फोर्स करते थे, अब जब बच्चा हो गया तो उसके साथ सुबह 4 बजे उठो, उसे टिफिन बनाकर दो। नहीं होगा इतना सब कुछ मेरे से। अब ये बच्ची नहीं रही, खुद का टिफिन बना सकती है। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, आप इसे खाना बनाना सिखा दीजिएगा। और अपनी छोटी सी बच्ची पर रसोई का काम छोड़कर प्यारी घूमने चली जाती है। दादी मेरी उंगली। अरे विनोद, जल्दी से बैंडेज लेकर आ, बेचारी की उंगली कट गई। क्या जरूरत थी बेटा तुझे सब्जी काटने की, मैं आ रही थी ना। आप भी तो बूढ़ी हो रही हो दादी, मुझे आपसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता, और आगे तो मुझे खाना बनाना ही होगा, इसीलिए कोशिश कर रही थी। अगर मैं टिफिन लेकर नहीं जाती
तो मुझे फिर से सबके सामने डांट पड़ती। क्लास के लड़के मेरा मजाक बनाते हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी प्यारी, पता नहीं इतनी कैसे बदल गई। ये ड्रेस दिख रही हो मेरी, विनोद मुंबई गए थे, वहां से लेकर आए मेरे लिए। मानना पड़ेगा बहन, एक बच्चा होने के बाद भी तू जिस हिसाब से खुद को मेंटेन रखती है ना, मन खुश हो जाता है। तेरा पति तुझे मना नहीं करता क्या? मेरा मतलब है यहाँ हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किट्टी करते हैं और तू तो सभी किट्टियों में होती है। अरे तो इसमें बुरा क्या है? हम औरतें बस दूसरों के लिए ही जीती रहे क्या? मेरा तो मानना है घर की लक्ष्मी जितने पैसे खर्च करती है घर पर बरकत उतनी ही आती है। पहले मैं कम पैसों में गुजारा कर लेती थी तो विनोद कमाने की कोशिश ही नहीं करते थे, इसलिए मैंने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए कि भाई आप कमाओ, जैसे भी कमा सकते हो। और इसीलिए अब कमाने के चक्कर में अक्सर उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इस तरह पढ़ाई से ज्यादा घर गृहस्थी को संभालते हुए पिंकी का बचपन गुजरता है और वो 24 साल की हो जाती है। प्लीज मैम मुझे अंदर आने दीजिए, ये पेपर मिस हुआ तो मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। क्लास में भी तुम्हारी यही हरकतें थी। 9 बजे की क्लास में तुम 10:30 बजे पहुंचती थी और आज एग्जाम के दिन भी तुमने वही ब्लंडर कर दिया है। सॉरी, आई कांट लेट यू इन। बेचारी पिंकी, चाची ने अगर इस पर काम का इतना प्रेशर ना डाला होता तो आज इसे इतनी प्रॉब्लम ना होती। पिंकी क्लास के बाहर ही बैठी रह जाती है और 3 घंटे बीत जाते हैं। मेरे मास्टर्स पूरे नहीं हो पाए प्रिया। ये सब तो किस्मत पर है पिंकी। मैं अपने पैरों से लाचार हूं और तुम अपनी किस्मत से। पता है प्रिया, मुझे तुम्हें देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। अगर तुम अपने पैर की इस प्रॉब्लम को किस्मत मानकर इससे लड़ सकती हो तो मैं भी लड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर से दूंगी एग्जाम। अपने आंसू पोंछ कर हिम्मत बटोर कर जैसे ही पिंकी अपने घर पहुंचती है, घर के कलेश से उसका स्वागत होता है। कहाँ थी तू इतनी देर तक? हाँ, तुम पहले ना इसकी पढ़ाई छुड़वाओ। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही है तू लड़की जो आज तक घर पर एक पैसा नहीं आया, बस तेरे पीछे पैसे निकल रहे हैं। मम्मी मैंने सोचा था मास्टर्स कर लूं तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पहले ज्यादा अच्छे से घर के काम संभाला कर। कहाँ रखी है पापा की फाइल तूने? अरे इसके पीछे क्यों पड़ रही हो? ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। मैंने तुम्हें दी थी अपनी फाइल रखने के लिए, तुमने उसे यहाँ वहाँ किया है। इसमें पिंकी की क्या गलती? वो तो बेचारी दिन भर रसोई में रहती है। बता पिंकी, कहाँ रखी है तूने फाइल? अपनी कॉलेज की फाइलों के बीच में पापा की फाइल ले गई होगी। हाँ, दिखा मुझे सारी फाइल। ये कहकर गुस्से में प्यारी अपनी बेटी के हाथ से किताब खींचती है और जैसे ही वो उसके पन्ने पलटती है उसके बीच उसे एक लेटर मिल जाता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी सब कुछ तुम ही हो। क्या है ये सब? मम्मी तुम गलत समझ रही हो, ये लेटर मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरी बुक में कहाँ से आया। पापा दादी मेरा यकीन मानिए, ये शायद प्रिया और मेरे बुक्स एक्सचेंज हो गए हैं। उस बेचारी पर बेकार में लांछन लगाने की जरूरत नहीं है, तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं। प्यारी एक करारा तमाचा अपनी बेटी की कनपट्टी पर जड़ देती है। आज से तेरी पढ़ाई खत्म, जा रसोई में और दोपहर के खाने की तैयारी कर। पिंकी सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। ये चावल इतने ठंडे क्यों हैं? उस लड़के के ख्यालों में खो गई थी क्या? चावल ठंडे नहीं है मम्मी, देखो धुआं निकल रहा है। अच्छा, तू रुक जरा, मैं तुझे बताती हूँ गरम चावल और ठंडे चावल में क्या फर्क होता है। बैठ यहाँ। प्यारी रसोई में जाती है और गरम तवे को लाकर अपनी बेटी के हाथ पर सटा देती है। ओ माँ, क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? और तू ये रसोई में क्या कर रही है? वहाँ पिंकी घर का सारा काम करती है मम्मी, और उसके बाद भी क्लास में सेकंड आ रही है। और एक मैं हूँ जिससे तुम घर का कोई काम नहीं करवाती, फिर भी बड़ी मुश्किल से पास होती हूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ज़रा खाना बनाने की कोशिश कर लूँ। उसी में उंगली जल गई। सुजाता अपनी बेटी के ज़रा से जख्म पर फूट फूट कर रो रही थी और मलहम लगा रही थी, और वहाँ पिंकी के जले हुए हाथ को देखने के लिए कोई नहीं था। क्या किस्मत पाई है मैंने, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं जाऊं क्या पिंकी के पास माँ? अगर तू उसके पास गया तो प्यारी उसे और मारेगी और पिछली बार की तरह घर से भाग जाएगी। तू तो जानता ही है, प्यारी को तो घर से निकलने का बहाना चाहिए। बेकार में लोगों के बीच बदनामी होती है बेटा। इस सब से अच्छा है तू अपनी बेटी को अपने घर की कर दे। अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तो बेचारी सुखी रहेगी। शादी की उम्र तो उसकी हो चली है, तुम ठीक कहती हो माँ। मैं लड़का देखना शुरू करता हूँ, हो सकता है जो सुख उसकी माँ ने उसे नहीं दिया उसकी सास उसे दे दे। पर प्यारी कहाँ शांत बैठने वाली थी। वो अपने सास और अपने पति की बातचीत सुन लेती है।
तो ये खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के बीच। अगर पिंकी इस घर से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरी पिंकी अपनी मम्मी के पास ही रहेगी। 2 हफ्ते बाद लड़की वाले पिंकी को देखने आते हैं। जानबूझकर लड़की वालों के सामने प्यारी स्लीवलेस टाइट मिनी ड्रेस पहनकर आ जाती है। अरे भाई साहब, आप चाय पीते पीते रुक क्यों गए? आराम से पीजिए। हम ना बड़े मॉडर्न ख्यालों के लोग हैं। वो अलग बात है कि मैं बड़े छोटे से शहर से आई थी, पर जैसे ही यहाँ आई यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल गई। बदलना तो पड़ता ही है। घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना मेरे खून में है, और मेरा मानना है कि सबको लाइफ एंजॉय करनी ही चाहिए। क्यों पिंकी? कैसे घर पर आप मुझे ले आए शुभम के पापा? जिस लड़की की माँ ऐसी हो उसकी बेटी कैसी होगी? ये लड़की ने जो सूट पहना है ये तो दिखावा है, अंदर से वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही होगी, बेढंगी। माफ कीजिएगा विनोद भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इस घर में रिश्ता नहीं करना। कुछ ज्यादा ही खुले विचारों के हैं आप लोग। अपने घर के दरवाजे पर बैठी प्रिया पिंकी को देखने आए लड़के वालों को जाता देख रही थी दोपहर में। हाय राम, एक बहन चरित्र से गिरी हुई तो दूसरी शरीर से। राम बचाए ऐसे परिवार से। इसी तरह जब भी कोई भी लड़का पिंकी को देखने आता, प्यारी अपना दिमाग चलाकर उस रिश्ते को तुड़वा देती। तू न सच में पागल है प्यारी। जो काम तेरी बेटी कर रही है वही काम वाली 5,000 रुपये में कर देगी। तू तो ये सोच कि तेरी बेटी तुझे कहीं से पैसे लाकर दे दे। तो पागल है क्या? अगर उसे काम पर भेज दूंगी तो पता चला वहां किसी लड़के के चक्कर में फंस गई और भाग गई। पैसे भी गए और काम मुझ पर आ गया। जिंदगी एक ही बार मिलती है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है भाई। तुम लोगों की तरह अपने बच्चों के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। अरे तो काम पर भेजने के लिए कहाँ कह रही हूँ? उसके पापा चाह ही रहे कि उसकी शादी हो जाए तो कर देना। मेरी नज़र में एक आदमी है, अब मेरा मतलब एक लड़का है, डिवोर्स्ड है। तो पागल है क्या? एक तलाकशुदा से अपनी बेटी की शादी कराऊंगी मैं? अरे पूरी बात तो सुन फिर बोलना। ज्यादा नहीं, 34-35 की उम्र होगी। वो एक लड़की की तलाश में। कितने पैसे वाला है, लड़की के खानदान को पैसों से तोल देगा। लड़के से बात करवा, फिर देखती हूँ मैं। और अपनी बेटी को कुत्ते की तरह मारने पीटने वाली प्यारी आज जाकर उसे गले लगा लेती है। माँ जी, विनोद जी, पिंकी, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बड़े शहर की चकाचौंध, ये पैसे की लालच या फिर आलसीपन ने मुझे बर्बाद कर दिया था। अब मैं तेरी शादी में अड़चन नहीं बनूंगी। मुझे पता था मेरी प्यारी ऐसी बिल्कुल नहीं है। एक 34 साल के लड़के की जवानी की तस्वीर दिखाकर प्यारी अपने घर वालों को गुमराह कर देती है और रिश्ते की बात तय कर देती है। शादी की रात। आपकी बेटी शादी के बाद भाग तो नहीं जाएगी ना सासू माँ? क्योंकि जिस दिन वो भागी उस दिन से आपके पैसे बंद हो जाएंगे। अरे बचपन से इतना मार पीट के रखा है मैंने इसे कि इसके कलेजे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम भी ज्यादा प्यार मत लुटा देना इस पर, एड़ियों के नीचे रखना। पहली माँ देख रहा हूँ जो अपनी बेटी को बेचने को तैयार है। अरे तू पागल वागल है क्या? अपनी बेटी को तुझे क्यों बेचती? ये तो मेरी जेठानी की औलाद है। हम दोनों को एक साथ ही बेटियां हुई। बेचारी मेरी बेटी एक पैर से विकलांग थी, ऊपर से मेरे पति ज्यादा कमाते नहीं थे। मेरे जेठ के यहाँ तो पैसों की बरसात हो रही थी। मेरी जेठानी को वैसे भी मैं खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए अपनी बेटी का भाग्य बदलने और अपनी जेठानी से बदला लेने मैंने दोनों बच्चों को बदल दिया था। ये सब छोड़, काफी देर हो रही है, फेरों का वक्त हो रहा है। मंडप पर जैसे दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े होते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। शहर के अंदर तलाकशुदा मर्द को खड़ा कर दिया है बहू ने, मेरी कवारी पोती के पीछे। मुझे लगा ही था कि तू नागिन इतनी जल्दी सुधर नहीं सकती। तुझे पता है सुजाता, जिस दिन तुझे बेटी पैदा हुई थी उसी दिन तेरी देवरानी को भी बेटी पैदा हुई थी, और इसने अपनी बेटी का भाग्य बदलने के लिए दोनों बच्चों को बदल दिया। ये आज तक यही समझती रही कि पिंकी तेरी बेटी है, इसलिए पिंकी को इतना तड़पाती थी, इतना मारती थी, पर आज तो इसने हद ही पार कर दी। अपनी बेटी को बेचने जा रही है। मेरी बेटी को बेचने जा रही थी तुम? रुक जा बहू, ये तो इसकी गलत फहमी है। मैंने बच्चियों को दोबारा बदल दिया था, तो आज तक ये जिस बेटी को तेरी समझकर उस पर अत्याचार कर रही थी वो इसकी खुद की बेटी थी। अपनी बेटी को बेचने जा रही थी तू प्यारी। क्या? नहीं माँ जी, ये मुझसे क्या हो गया भगवान। प्यारी सभी के सामने सर पीट पीट कर रोने लगती है। ए जोशी, पकड़ अपने पैसे, मेरी बेटी तेरे साथ नहीं जाएगी। पिंकी बेटा, तुमने जो करना था कर लिया। अब पिंकी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।
आज से मेरी 2 बेटियां हैं, पिंकी और प्रिया। प्यारी इतने षड्यंत्र के बाद भी बुरी तरह फंस कर ही रह जाती है।